इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठा लिया जाता है, मतलब कस्टडी में लिया जाता है। 4 दिन की कस्टडी में है वो। उदय भानु चिब नाम है उनका। यूथ कांग्रेस सरकार का कोई अंग तो है नहीं भाई, मुख्य विपक्षी पार्टी का यूथ, तो वो राजनीतिक रूप से आपका विरोध तो करेगा। एक धड़ा है जो कह रहा है कि इस तरह से आप नंगे होकर के कैसे आपने देश को जो है बदनाम किया, आप नंगे पे उतरे। विरोध करने का विरोध कर रहे हैं या नंगे होकर विरोध किया जा रहा है, शर्ट उतार के उसका विरोध कर रहे हैं। अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो अनिल विज की तस्वीरें स्क्रीन पे चल रही होंगी, देख लें। वो ज्यादा रेस्टिकेट कर दिया जाता है जेएनयू से छात्रों, क्योंकि उन्होंने विरोध किया हुआ था। इसमें करंट प्रेसिडेंट भी जेएनयू हैं और पिछले वाले भी हैं, फॉर्मर भी हैं। 20,000 का जुर्माना भी लगा है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और कहा गया कि उन्होंने तोड़ फोड़ के विरोध प्रदर्शन के नाम पे। तो क्या छात्र भी हमारे जो हैं वो राष्ट्र का भविष्य जो छात्र होते थे, अब वो भी क्या राष्ट्र के आतंकी हो गए हैं? इसका मतलब आप दरअसल एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ बोलोगे, सवाल पूछोगे, तार्किक होगे, नेहरू ने जो कहा उस आइडिया पे चलोगे तो तुमको रस्टिकेट कर दिया। ने कहा है कि आप तो पहले से ही नंगे लोग हैं, कपड़ा उतारने की क्या जरूरत थी, गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी माँ का अपमान करते हैं। ये उन्होंने बेसिकली जो है इस समिट में हंगामा होकर देश को बदनाम कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इस तरह की बात बोलते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। हर समय दिमाग में चुनाव, हर समय दिमाग में पॉलिटिकल अपोजिशन को कुचलने की कोशिश, हर समय दिमाग में किसी भी तरीके से चुनावी रेस में आगे रहने की आकांक्षा, ये तो गड़बड़ है ना। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान भी तेरी है, मगर सवाल ये है कि क्या लब हमारे आज़ाद हैं? क्या अभी हमारी जो ज़बान है हमारी बची है कि नहीं बची है? क्योंकि प्रदर्शन करने पर चुन चुन करके घरों से उठाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, जैसे कितना बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया हो। छात्रों को रेस्टिकेट किया जा रहा है, वो भी जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों को, क्योंकि उन्होंने विरोध कर दिया था। तो आज इसी पर चर्चा होगी कि डिसेंट की जगह है या नहीं बची है। तो चर्चा चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं निवेदिता शांडिल्य, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नीरज जी हैं। नीरज जी, आप मैंने सुना कि बहुत आप लोगों ने याद किया है मुझे। हाँ, नो द न्यूज़ के एपिसोड्स नहीं हो पा रहे थे क्योंकि एक्सपर्ट तो अवेलेबल था, होस्ट जो है जो मॉडरेट करते हैं अवेलेबल नहीं मुझे लगा मुझे और आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी कि टीआर फोबिया कब आएगा, नो द न्यूज़ कब आएगा, पॉलिटिकल नारी कब आएंगे। तो पॉलिटिकल नारी आ गई हैं, शादी करके आई हैं, तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। अरे बहुत धन्यवाद। और डिसेंट जो है आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य में भी बरकरार रहे बहुत है। और केवल आपका नहीं, वो तो हमें पता है, जिसके साथ जिसकी आप सहयोगी बनी हैं उनका डिसेंट भी बरकरार रखे और आप ऐसे ना कुचलें जैसे सरकारें जो है वो कुचल रही हैं। बराबरी की बात है। और शादी पे ही पॉलिटिकल नारी का एपिसोड आपको अगला देखने को मिलेगा, जो वापसी के बाद पहला एपिसोड है। तो सर हम शुरू करते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ एआई समिट में, उसके बाद से हर जगह चर्चा हुई कि देश को बदनाम कर दिया, ग्लोबल लेवल पे सारी चीजें हुई। लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है कि आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठा लिया जाता है, मतलब कस्टडी में लिया जाता है। 4 दिन की कस्टडी में है वो। उदय भानु चिब नाम है उनका। और उनके साथ साथ जो बाकी लोग थे उनको भी गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि गलत हो रहा है और ये लोग बब्बर शेर हैं जिन्होंने विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा है जो कह रहा है कि इस तरह से आप नंगे होकर के कैसे आपने देश को जो है बदनाम किया, आप नंगे पे उतरे। क्या कहेंगे सर इस पे? और क्या इस तरह से विरोध करना जायज है, शर्ट उतार के अर्धनग्न होकर के, या फिर ये जो किया जा रहा है बाद में कि अपराधियों की तरह उठाया जा रहा है, वो कितना जायज है? इसमें तो पहले ये बताएं लोग कि विरोध करने का विरोध कर रहे हैं या नंगे होकर विरोध किया जा रहा है, शर्ट उतार के उसका विरोध कर रहे हैं। अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो अनिल विज की तस्वीरें स्क्रीन पे चल रही होंगी, देख लें। वो ज्यादा भयानक है। हाँ, ज्यादा भयानक है। तो वो भी कर ही रहे थे। तो विरोध के अपने अपने तरीके होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एआई समिट के दौरान ये विरोध किया यूथ कांग्रेस के लोगों ने। यूथ कांग्रेस सरकार का कोई अंग तो है नहीं भाई, मुख्य विपक्षी पार्टी का यूथ विंग है, तो वो राजनीतिक रूप से आपका विरोध तो करेगा। उसको एक कंसेंसस भी तो अपने पक्ष में डेवलप करना है ना, उसको एक नैरेटिव भी अपने पक्ष में सेट करना है, और ये तो उसका अधिकार है, ये उसका काम है, क्यों ना करे वो। एआई समिट में उसने प्रदर्शन किया। अब ये प्रदर्शन सही या गलत, इसमें ना मैं देख रहा था सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त खानों में बट गई थी। कई लोग विरोध कर रहे थे, कई लोग फिर कहने लगे कि भाई ये जो विरोध करने वाले हैं ये भी मौन रूप से सरकार से सहमत हैं, डिसेंट को कुचलना चाहते हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का विरोध जायज था या नाजायज? पहले इस पे बात कर लेते हैं ना। विरोध करना, प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार है। एक पॉलिटिकल पार्टी का तो दायित्व भी विरोध करना है, तो बिल्कुल जायज था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाजायज कब वो हो जाता है? नाजायज तब होता है कि आपने पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड इस नारे के साथ विरोध किया।
क्या ये नारा उसी दौरान उठा था? क्या ये बातें उसी समय आई थी? जी नहीं, ये बातें बहुत पहले से चल रही थी। आपने पहले विरोध किया था क्या? आपने नहीं किया। तो विरोध करना अधिकार तो है ही कॉमन लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल ऑपोजिशन का कर्म है, दायित्व है। तो अपने दायित्व का निर्वाह आप ठीक ढंग से कर नहीं रहे थे। एआई समिट आपने जगह चुनी, आपने विरोध किया, वो आपका दायित्व था, दायित्व का निर्वहन किया आपने। लेकिन पहले सड़कों पे भी अगर आप जमा हो जाते, एक एक जगह पे लोगों को आप ये अवेयर करते कि पीएम कॉम्प्रोमाइज क्यों है, कैसे हैं, तो और बेहतर प्रोडक्टिविटी होती। मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे एक्स पे लिखा था कि ये विरोध जो है ये स्ट्रेटेजिकल फेल्योर है, ठीक है। और यूथ कांग्रेस इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है? भाई आपने कोई माहौल नहीं बनाया। आप अगर माहौल बनाकर चलते तो लोगों का सेंटीमेंट आपके पक्ष में होता, नंबर 1। नंबर 2, एआई समिट जैसे आयोजन में अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हेडलाइन मैनेजमेंट आप सोच के करेंगे, यही होगा ना पक्ष। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के केस में स्ट्रेटेजिकली आप जब देखें तो आप पिछड़ गए, क्योंकि एआई समिट में बदनामी मुझे नहीं लगता विरोध के कारण हुई है। एआई समिट में बदनामी हुई है गलगोटियाकरण के कारण। जब गोलगोटिया चाइनीज कुत्ते को कह देता है कि ये हमारा डेवलप किया हुआ कुत्ता है, और अश्विनी वैष्णव साहब जो शोरील डालते हैं उस शोरील में गलगोटिया का वो कुत्ता दिख रहा है। एआई समिट में बदनामी हमारी क्यों हुई? क्योंकि क्योस हुआ, चोरी तक हुई, वहां पर भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए, इस कारण से बदनामी हुई। तो ये सब कुछ मीडिया हाइलाइट्स में था, चर्चाएं हो रही थी। इसके बाद यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन होता है और चर्चाओं का पूरा सेंटर बदल जाता है। तो दरअसल आपका जो एक ऑब्जेक्टिव था कि हेडलाइन मैनेजमेंट हो सके, चर्चाओं में ये बात आ सके कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो तो नहीं हुआ। बल्कि जो फेल्योर था गवर्नमेंट का, जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है, उन फेल्योर की चर्चा हो रही थी, अब वो ढक दी गई। तो स्ट्रेटेजिकल फेल्योर जो था यूथ कांग्रेस का, वो मुझे वहां पर दिखा। और मैंने यही कहा था कि असर इसका पड़ेगा, और वो असर पड़ रहा है। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये किसी संजीवनी का काम भी कर सकती है, लेकिन अगेन अगर आप अपने दायित्व को पूरा करके संभालें तब। उदय भानु चिपका अगर की गिरफ्तारी हुई है और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, अब क्या अक्रॉस द कंट्री यूथ कांग्रेस बहुत शानदार प्रदर्शन कर पाती है या नहीं कर पाती है? तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मामला है, जहां मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ समय तक तो फेल रही। एआई समिट में अगर उसने ये काम कर ही लिया है, हेडलाइन आप उस वक्त गंवा चुके हैं। और एक जो आपके पास टूल बना था कि एआई समिट के दौरान जो कुव्यवस्थाएं थी उसके कारण आप सरकार पर हमला बोल सकते थे, वो आपने मौका खो दिया। अब इस गिरफ्तारी के बाद आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। आप कितना करते हैं कितना नहीं करते ये देखने वाली बात है, क्योंकि रूटीन में इस तरह के प्रदर्शन देखने को निवेदन बहुत कम मिलती हैं। वजह क्या है क्या नहीं है वो तो काफी सारी बातें लोग बोल देते हैं, जैसे बोल देते हैं डर लगता है। अरे डर लगता है अगर कि सरकार उठा ली ना, आप तो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे हैं। अगर आपको डर लग रहा है प्रदर्शन करने से, छोड़ दीजिए, फिर आपके लिए जगह नौकरियां कर लीजिए ना भाई, आईटी वाईटी पढ़ के बढ़िया नौकरी करिए। कोई पत्रकारिता मत आइएगा, यहाँ भी सेफ। हाँ यहाँ भी सेफ इसलिए मैंने आईटी बोला ना, ठीक है। आपको कोई लेना देना होगा इन उस एपिसोड से। सो एआई समिट में विरोध करना संवैधानिक अधिकार था, बिल्कुल जायज किया, ठीक काम किया, कोई इशू नहीं है। स्ट्रेटेजिक तरीके से बात करें तो फेल्योर था, और ये तो होना ही था जो हुआ। क्योंकि एआई समिट जैसे आयोजन में अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है इस तरह का, तो एक तरीके से तो उस पूरे आयोजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। तो उसमें अगर सरकार कोई एक्शन ना ले तो सरकार भी निकम्मी मानी जाएगी। तो सरकार ने एक्शन लिया, हालांकि बहुत सारे फ्रंट पे सरकार इस तरीके से एक्शन नहीं ले पाती है जिस तरीके से अब लिए। तो डिसेंट को चलना तो खैर इनकी आदत है। आपने जेएनयू की भी बात की तो भी देखा जाएगा। एक और चीज इसमें समझने वाले, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड इस नारे के साथ विरोध कर रहे थे, तो पीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस बारे में थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन भी बीजेपी चलाए है और बताए कि अगर पीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने सीज फायर करवाया और लगातार इटरेट करता है, वो कहता है कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा, उसने यूएस ट्रेड डील भारत ने साइन किया उसके साथ, जबकि मामला कोर्ट में था ट्रंप का और फैसला जो है वो आने वाला था और इसकी संभावना थी कि उसके खिलाफ आएगा फैसला, जो आ भी गया। तो आप वेट क्यों नहीं कर पाए? आपने पहले कैसे ट्रेड डील किया? ट्रंप हमको डिक्टेट कैसे कर पा रहा है? हरदीप पुरी के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या पीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं। बीजेपी वाले फैला सकेंगे क्या, ये भी देखने वाली बात हो। अच्छा, कहते हैं कि किसी भी देश का सबसे बड़ा ट्रेजर वहाँ के छात्र छात्राएं होते हैं, खजाना कहें तो, कि भाई यही है जो देश का भविष्य है। लेकिन भारत में भी आप देखिए कि रेस्टिकेट कर दिया जाता है जेएनयू से छात्रों, क्योंकि उन्होंने विरोध किया हुआ था। इसमें करंट प्रेसिडेंट भी जेएनयूएसयू हैं और पिछले वाले भी हैं, फॉर्मर भी हैं।
20,000 का जुर्माना भी लगाया उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और कहा गया कि उन्होंने तोड़फोड़ की विरोध प्रदर्शन के नाम पे। तो क्या अब छात्र भी हमारे जो हैं वो राष्ट्र का भविष्य जो छात्र होते थे, अब वो भी क्या राष्ट्र के आतंकी हो गए हैं और ये अचानक से ही हो गए हैं, या फिर ये केवल नैरेटिव है, क्या है ये? इसीलिए मैंने मोबाइल खोला है क्योंकि एक एक वर्ड मैं पढ़ना चाहता हूँ इसमें। 13 दिसंबर 1947, जगह यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश अभी अभी आज़ाद हुआ, और एक भाषण देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में खड़े थे। पंडित नेहरू कहते हैं, अ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, मानवता, फॉर टॉलरेंस, सहिष्णुता, फॉर रीजन, तर्क, फॉर प्रोग्रेस, तरक्की, फॉर द एडवेंचर ऑफ आइडियाज, आइडियाज के अन्वेषण के लिए, एंड फॉर द सर्च फॉर द ट्रुथ, और सच्चाई की खोज के लिए। यहां पे यूनिवर्सिटी को खड़े होना चाहिए। एक और लाइन है, इट स्टैंड्स फॉर द ऑनवर्ड मार्च ऑफ द ह्यूमन रेस टुवर्ड्स इवर हायर ऑब्जेक्टिव्स, और ऊंचे गोल के प्रति जब जाएंगे तो उसके लिए भी ये लक्ष्य निर्धारित करे और काम करे यूनिवर्सिटी। इफ द यूनिवर्सिटीज डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एडिक्वेटली, देन इट इज वेल विद द नेशन एंड द पीपल। तो ये लोगों और देश के भले में है अगर यूनिवर्सिटीज अपने ड्यूटीज को पूरी तरीके से अच्छे से निर्वाहित कर पाती हैं। जेएनयू हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है, और 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद से जेएनयू के ऊपर जो हमले हुए हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छा, जेएनयू लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का गढ़ भी रहा है। ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का एकेडमिक चीजों में बहुत शानदार योगदान है। डिबेट्स में, रीजंस में, तार्किकता में उन लोगों का योगदान सारे रेस्टिकेटेड भी लेफ्टिस्ट ही हैं, सारे रेस्टिकेटेड लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन जब सरकारों को जेएनयू नहीं बल्कि गलगोटिया पसंद हो, जब नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के, तब गलगोटिया को उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी का खिताब दिलवाया था। ये वही गलगोटिया है जिसका सीईओ फिलहाल ध्रुव गलगोटिया हैं, और सीईओ साहब और उनकी मां ये जेल में जा चुकी थी। क्यों गए थे? क्योंकि लोन लिया था, लोन इन्होंने चुकाया नहीं। जब लोन वापस मांगा गया तो इन्होंने उल्टा एफआईआर करवा दिया। फिर एक क्लॉज था, उस क्लॉज के तहत आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, और आर्बिट्रेटर कहता है कि भैया तुम्हारी गलती है, लोन तो तुमको चुकाना पड़ेगा। इस मामले में जेल भी गए। तो इस तरह का इतिहास रहा गलगोटिया का। गलगोटिया दरअसल गलगोटिया है। आप अगर मतलब बच्चों ने कहा है, स्टूडेंट्स ने, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है उसके ऊपर, तो फीस बहुत ज्यादा है। मतलब आम आदमी वहां पे बिना कर्जा लिए, बिना माँ के गहने गिरवी रखे नहीं पढ़ सकता है। आम बच्चा, गरीब बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो वो 25,000 से ज्यादा कमाई वाले लोग ना केवल 1% है इस देश में। बाकी लोग कहां पढ़ेंगे? गलगोटिया में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। लेकिन सरकार को क्या चाहिए? गलगोटिया चाहिए। जेएनयू में हर कोई पढ़ सकता है। कन्हैया कुमार अपने बैकग्राउंड का हवाला हमेशा देते रहे ना, जो पूर्व जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट थे, वो वहां पढ़े। आपको दरअसल दिक्कत ही इसी चीज से थी कि यहां पर बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तार्किक हो पा रहे हैं, सवाल पूछ पा रहे हैं, तो आपने हमले बढ़ा दिए जेएनयूएसयू के ऊपर। अब आते हैं इस मामले के ऊपर। रस्टिकेट किस मामले में हुए हैं? तो एफआरटी था, फेशियल रिकॉग्निशन, जो वो कर रहे थे कि लाइब्रेरी में घुसने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन होगा और तब आप लोग घुस पाएंगे। विरोध पहले भी हुआ, पहले सिटिंग्स हुए, आपस में बैठा गया, अपील किया गया कि भैया आप ये मत करिए, सर्विलांस है। इनको आश्वासन दिया गया कि जब भी इंस्टॉल किया जाएगा तो आप लोगों से कंसल्ट करके किया जाएगा, और किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिंदा है वहां फैसले एडमिनिस्ट्रेशन अपने एंड पे एकदम से नहीं ले लेता है, स्टूडेंट से कंसल्ट किया जाता है। जेएनयूएसयू मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है ना जेएनयू के अंदर, आपने उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? विदाउट कंसल्टेशन आपने कैसे फैसला जो है अप्लाई कर दिया? तो वही वाली बात हो गई कि आप किसानों का भला कर रहे थे फार्म लॉज लाके, किसानों से आपने बात ही नहीं की। हम करेंगे भला, मतलब हम कर रहे हैं ना मानो। तू समझी, तू नहीं समझी, मैं भला कर, वो वाला मामला है ये। ठीक है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई हमारा भला इससे नहीं हो रहा है, तो मत करिए ना। या स्टूडेंट को आप पहले समझाइए उनके फेवर में, है ना। वो नहीं समझाया गया तो स्टूडेंट यूनियन जो है वो अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ेगा भाई? क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेगा? उसने प्रोटेस्ट किया, कुछ तारें काटी गई, ये सब जो आरोप लग रहा है। जब इंस्टॉलेशन हुआ है नवंबर महीने की बात है 2025 की। इसके बाद फरवरी में इन लोगों को रस्टिकेट किया जाता है। 20,000 का फाइन आपने बोला, और आपने कहा कि बड़ी बात है, मतलब जो आपने एम्फोसाइज किया, ठीक है, बड़ी बात तो है। गरीब स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ और लगती है निवेदिता। इससे ज्यादा बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आप स्टूडेंट्स को रस्टिकेट कर रहे हैं 2 सेमेस्टर्स के लिए, 1 साल के लिए आप निकाल रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नॉलेज इंपार्ट करना ना भाई। हमने कोई गड़बड़ एक्ट कर दिया स्टूडेंट्स ने, ठीक है, कर तो अपने हिसाब से जो उनको ठीक लग रहा है उसके लिए कर रहे हैं। अब पढ़ाई का हक कैसे छीन सकते हो उनसे? पढ़ने तो दीजिए।
आप कोई और व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन आपने रस्टिकेट कर दिया। इसका मतलब आप दरअसल एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ बोलोगे, सवाल पूछोगे, तार्किक होगे, नेहरू ने जो कहा उस आइडिया पे चलोगे तो तुमको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो दरअसल ये पूरी कवायद तर्क ना करने दिए जाने की, पढ़ने ना दिए जाने की जिद की है। वो जिद है कि हम पढ़ने ही नहीं देंगे। वरना आप 1 साल तक क्यों रस्टिकेट कर रहे हैं भाई? पढ़ने तो दीजिए, पढ़ने नहीं दे रहे हैं आप। डिसेंट उनका अधिकार है, डिसेंट आप नहीं मतलब बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ऊपर से जेएनयू एसयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो भी बीते सालों में भगवाकरण तो हर जगह हुआ है, और आइडियोलॉजी जो है वो रिफ्लेक्ट होती ही है यूनिवर्सिटीज़ में। जब भी पॉलिटिकल चेंज होता है पॉलिटिकल स्फीयर में, तो वो भी दिखता है। जी, मैं बीएचयू से हूँ तो आई नो दैट। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की भी बात कर सकता हूँ। पहले बुलाया जाता था, अब नहीं बुलाया जाता है, बहरहाल ठीक है। तो सेफ्रनाइजेशन हुआ, आपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। हर पॉलिटिकल रिजीम जो है अपना कलर छोड़ती है, लेकिन आप ऐसे कलर तो मत छोड़िए ना कि यूनिवर्सिटीज का काम जो पढ़ना पढ़ाना है आप उसे ही खत्म कर दें। ये तो मामला गड़बड़ है। अब जेएनयू एसयू एडमिनिस्ट्रेशन से कहा जाता है कि भाई जब यूजीसी वाली गाइडलाइन आई और उसका जब विरोध हुआ कि विक्टिम बने रहना एक तरीका बन गया, एक फैशन बन गया है। अमेरिका में ब्लैक्स भी ये करते थे, इंडिया में दलित भी ये करते हैं। मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं ना कि दलितों के ऊपर कोई क्राइम हो रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि दलित विक्टिम बने रहकर खुश है, मतलब वो मूंछ रख रहा है, उसके पर आप हिंसा कर रहे हैं, तो ये विक्टिम ब्लेमिंग है। मतलब विक्टिम की दिक्कत है। भाई तुमको पीट ही तो दिया, क्या हो गया? कार्ड खेल देते हैं। मत पीटो, मतलब पीटने का हक आपसे छीन लिया गया, तो इसमें विक्टिम का कसूर है। आप ये चाहते हैं कि आदिवासी के ऊपर जब मूता गया तो आदिवासी कुछ ना कहे, वो ये ना कहे कि मैं आदिवासी हूं इसलिए मुझ पर मूता गया। अरे किसी मतलब सवर्ण के साथ इस तरह की हिंसा उसके सवर्ण होने के कारण तो कभी नहीं होती ना। तो जब आप आइडेंटिटी के कारण किसी के ऊपर हमला करेंगे तो वो बोलेगा ना कि आइडेंटिटी के कारण हमला हो रहा है, और जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। तो इससे शर्मनाक, और जेएनयू में ये घटना, गलगोटिया में होता रहे, ठीक है, जेएनयू में ये घटना, तो पूरी तरीके से ये लगता है, मतलब आप टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देख लीजिए, जेएनयू ऑब्वियसली लिस्ट में हमेशा शामिल होगा। ठीक है, आप रिसर्च देख लीजिए, जेएनयू शामिल होगा। लिस्ट आती है तो वही इज्जत बचाते हैं देश की। आपकी वित्त मंत्री जेएनयू के एलुमनाई है, तो आपको लोग तो जेएनयू से ही लाने पड़ते हैं जब आपको चाहिए होता है, और फिर आप हमला करते हैं जेएनयू के ऊपर क्योंकि आपको तार्किकता से सवालों से दिक्कत है। अगर स्टूडेंट्स की गलती थी तो आप कुछ और एक्शन ले सकते थे। 1 साल के लिए निकाल देना, मतलब आप ना हॉस्टल में आ सकते हैं, ना आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, यू आर रस्टिकेटेड, 20,000 का फाइन इंपोज कर देना। ये तो सीधे सीधे तौर पर यह मैसेज है कि भैया नेतागिरी करोगे, सवाल पूछोगे तो हम तुमको निकाल देंगे। तो ये पढ़ाई को दूर करना चाह रहे हैं, डिसेंट को कुचलने के साथ साथ, क्योंकि डिसेंट तो पढ़ाई से ही आएगी। आप पढ़ेंगे, आप सवाल पूछेंगे। सही बात है। विक्टिम कार्ड की बात कर रहे थे आप। मोदी जी ने कहा है कि आप तो पहले से ही नंगे लोग हैं, कपड़ा उतारने की क्या जरूरत थी, गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी माँ का अपमान करते हैं। ये उन्होंने बेसिकली जो AI समिट में हंगामा होकर देश को बदनाम कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश के जो सुप्रीम लीडर हैं, वो इस तरह की बात बोलते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। मतलब गलत तो किया है ये, तभी तो इतना मतलब चल रहा है। मोदी, अब गालियां पड़ेंगी तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, और अगर जगह है तो उस जगह से वो बोलेंगे भी। गलगोटिया का बुरा नहीं लगा था उनको, बदनामी हो गई। हाँ, पॉइंट यही है कि किस चीज का आपको बुरा लगना चाहिए, किस चीज का नहीं, वो आप नहीं बता रहे। भाई एप्स्टीन फाइल लीक हो रही है, उसमें एक मेल लीक हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आप ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल गए, वहां आप नाचे और गाए। इस चीज का बुरा क्यों नहीं लग रहा आपको? वीडियो डाउन होगी तो ये रीजन क्लेरिफाई मतलब अरे भाई मैं नहीं कह रहा, ये तो रिवील हुआ है, अब कहिए ना खुल के गलत है। MEA ने बोला कि ये सब में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जिस तरह का स्पष्टीकरण आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। दुनिया का दादा ट्रंप जो है वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था वो युद्ध मैंने रुकवाया, व्यापार का हवाला देकर मैंने कहा कि युद्ध रोक दो वरना तुम लोगों के साथ व्यापार नहीं करूंगा, 200% टैरिफ लगा दूंगा, और तब जाके युद्ध रुका। करिए ना मना, क्यों नहीं मना कर रहे? बुरा क्यों नहीं लग रहा है आपको? वो आपसे कह रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदो, रशिया से तुम नहीं खरीदोगे, आप खरीदने लगे, करिए ना मना, क्यों नहीं कर पाते आप मना? हमारी आर्मी ने कहा, आर्मी के अधिकारी ने, कि जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे तो केवल पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे थे, हम दरअसल चाइना और तुर्की के साथ भी युद्ध कर रहे थे। हमारी स्थिति ये क्यों हो गई
चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हो गया, तुर्की पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है वो हमारा समर्थन उस तरीके से विश्व के पटल पर क्यों नहीं हुआ, आपको क्यों नहीं लगा बुरा कि लोग आपके साथ नहीं आ रहे? कुछ मिशन दोस्ती भी तो चल रही थी तुर्की से, भारत ने बहुत एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब डंका बज रहा था ना हमारा विदेशों में, जब डंका बज रहा था, हमारे पैसे खर्च हो रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री अथक मेहनत करके 18-18 घंटे जाग कर काम कर रहे थे, उसके बावजूद कोई साथ नहीं आया, तो बुरा लगना चाहिए ना। मतलब भाई आपके साथ कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है, आप परेशान हो, बीमार पड़ जाए, आप कहें कि निरसर आ जाइए और निरसर ना आए, आपकी बीमारी, आपको बुरा लगना चाहिए ना कि दोस्त क्यों नहीं खड़ा हुआ साथ में, मोदी जी को क्यों नहीं बुरा लग रहा है? तो या तो कोई दोस्त था ही नहीं, या तो आपका डंका बज ही नहीं रहा था, या तो आपको किस चीज का बुरा लगना चाहिए इसका भान नहीं है, आपको भान नहीं है आप कौन सी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपको भान नहीं है कि आपके ऊपर एलिगेशन लगेगा तो किसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, ये देश के ऊपर एलिगेशन है। सही बात। तो उस चीज का बुरा तो इनको लग नहीं रहा है, लेकिन जब कोई कह रहा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, और कोई क्या, वो राजनीतिक विपक्ष है, वो तो कहेगा, उसका काम यही है, आप भी कहते थे, और जब आप कहते थे लोग आपके साथ भी खड़े हुए। जब कैग विनोद रॉय की रिपोर्ट आई कि भैया घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है, आप लोगों ने कहा घोटाला है, लोग आपके साथ खड़े हुए ना कि घोटाला है, भ्रष्टाचार है, तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। सही है गलत जी छोड़ दीजिए अभी तो राजनीतिक विपक्ष तो ये कहेगा, आप अपने आप को क्लैरिफाई करिए कि आप अमेरिका के इशारों पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एमएम नरवणे की किताब का अंश राहुल पढ़ना चाह रहे थे, आपने नहीं पढ़ने दिया। हालांकि कई किताबें जो हैं वो कोट की जाती हैं और गलत गलत फेक स्टेटमेंट्स नेहरू की अय्याशियों के बारे में है, वो सब सदन में चलता है। रमेश विधुड़ी अपने फेलो सांसद को कटुआ और क्या क्या कह देता है, वो सब संसद में चल रहा है। लेकिन कैरावान मैगजीन ने एक अंश छापा है, उस अंश को नहीं पढ़ सकते राहुल गांधी। पढ़ने लिखने से दिक्कत होती है ना, छोड़ दीजिए, मत पढ़ने दीजिए राहुल गांधी को, ठीक है। लेकिन नरवणे ने किताब तो लिखा, कैरावान ने उसको तो छापा, और कैरावान ने जो छापा उसमें लिखा गया है कि जब चाइनीज ट्रूप एग्रेशन कर रही थी, नरवणे साहब ने फोन किया और उनको समय पे जवाब नहीं मिला। 2.5-3 घंटे की लेत लतीफी के बाद एक जवाब आपने राजनाथ जी के द्वारा भिजवाया टेलीफोनिकली कि जो उचित समझो वो करो। अगर आप सेना को फ्री हैंड देना चाह रहे थे तत्काल दे देते। 2.5 घंटे बाद सोच के आप कह रहे हैं जो उचित समझो वो करो, इसका मतलब आपने छोड़ दिया सेना को। डिसाइसिव होने के टाइम पे आप डिसाइसिव नहीं हो पाए। बात करते हैं आप राष्ट्रवाद की, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इस बात की आपको दिक्कत क्यों नहीं हुई कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? चाइना अमेरिका के बीच अब क्यों गोल गोल घूमते हुए दिख रहे हैं? जिस इंडिया की बात हम लोग जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, उस वक्त हम पढ़ते थे अमेरिका, चाइना ये बहुत बड़े बड़े देश हैं और इंडिया इन देशों की कतार में अब शामिल होने वाला है। अभी तो हमको नहीं सुनाई देती ये बात। चाइना और अमेरिका के डिबेट में इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। नहीं, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, हाँ, तीसरे होने वाले बन जाती है और उसी इकोनॉमी में 80 करोड़ मेरे हिसाब से लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता है। आप 5 किलो राशन नहीं देंगे तो 80 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा नहीं चले। ये आपका रिकॉर्ड है, आपका डाटा है। आप कहते हैं चुनावों में, आप कहते हैं कि अन्न का वरदान दे रहे हैं हम लोग ऐसा तो ठीक है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही भारत, और अच्छी बात है। हम चाहते हैं भारत का विकास हो, हम चाहते हैं भारत का सम्मान बढ़े। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर पे अगर ये आरोप लग रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए किसी देश में जाकर नाचते और गाते हैं, तो ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं होता, ये भारत का अपमान होता है। और भारत के अपमान से अगर भारत के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता तो उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। फर्क तो पड़े आपको, क्लैरिफाई तो आप करें। लोग प्रधानमंत्री के साथ होना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशंस के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री वो पद है ना जो देश का संचालन कर रहा है, केवल नरेंद्र मोदी नहीं है। तो आपको इसका भान होना चाहिए, कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना। मतलब हर समय दिमाग में चुनाव, हर समय दिमाग में पॉलिटिकल ओपोजिशन को कुचलने की कोशिश, हर समय दिमाग में किसी भी तरीके से चुनावी रेस में आगे रहने की आकांक्षा, ये तो गड़बड़ है ना। देश कैसे चलेगा? और दिक्कतें इसलिए दिख रही हैं, रुपए का भाव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन। तो वही जो डंका वाली बात है, तो उसमें एक चीज़ है कि मैं मनोविज्ञान की छात्रा रही हूँ, अगर बिना बात डंका सुनाई दे ना तो आप हेलुसिनेट कर रहे होते हो, और इस हेलुसिनेशन में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट और उस पर गिरफ्तारियों के बारे में पढ़ रही थी, तो हेडलाइंस कई थी कि मास्टरमाइंड है उदय भानुचेब। कितने दिनों से चल रही थी साजिश, जैसे कि मतलब बॉम्ब ऐसा तो चांदनी चौक के जो आतंकी थे उनके लिए इन्होंने लिखा था, जैसे इंडियन यूथ कांग्रेस के लिए लिख रहे हैं लोग। मीडिया का इसमें आप किस तरह से रोल देखते हैं? मीडिया जो कि कभी डिसेंट के लिए कहते हैं कि मीडिया ही सबसे आगे होती थी कि ये हक लोगों का दिलाना है, हम लोग पढ़ाया जाता था कि भाई मीडिया का काम क्या है, तो लोगों को हक दिलाना, उनकी बातें सामने लेकर के आना। मीडिया का रोल एकदम उलट हो चुका है क्या?
आप तो आपने मेरे सबसे रेगुलर जर्नलिज्म की पढ़ाई की है ना आईएमसी से। मैं तो डिस्टेंस से पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मीडिया में क्या पढ़ाते क्या नहीं। दे आते थे हम पेपर वेपर, लिखना विखना आता था, पास हो गए। जब हम काम कर रहे थे ना, मेरा भाई मतलब बातचीत होती रहती है घर परिवार में, तो किसी ने कहा कि भाई उस हॉस्पिटल पर रिपोर्ट कर देना तू। मैंने कहा वहाँ क्या हो गया? बेसिक सेंस था, वहां क्या हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ होगा तब ना रिपोर्ट करेंगे। तो मीडिया का काम दरअसल गड़बड़ियों को रिपोर्ट करना था। और क्यों रिपोर्ट करना था गड़बड़ियों को? इसलिए नहीं कि आप किसी के मन में केवल रोष पैदा करें, इसलिए कि गड़बड़ियां जब रिपोर्ट होंगी तो गड़बड़ियां जिसके कारण हैं वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और वो काम करेंगे, गड़बड़ियां दूर होंगी। ये मीडिया का बेसिक काम था। 2014 से पहले मीडिया ये काम करता हुआ बहुत खूबसूरती से दिख रहा मीडिया था। का बहुत बड़ा रोल, हालांकि दिक्कतें उस वक्त भी थी, अश्वत्थामा दिख रहे थे और स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे थे, वो अलग। कांग्रेस गवर्नमेंट हटाने में वो जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट थी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। भ्रष्टाचारी कोट एंड कोट है ना, व्हाटएवर। तो रामलीला मैदान में कैमरा सेट हो जाते और उसमें कोई बुराई नहीं थी, मीडिया का यही काम था। कोई प्रदर्शन हो रहा है आप दिखाइए। निर्भया रेप केस जो हुआ निवेदिता, उससे पहले क्या उस तरह की ब्रुटैलिटी नहीं हुई थी? क्या उसके बाद नहीं हुई? लेकिन निर्भया रेप केस लोगों के डिस्कोर्स में इतने ऊपर तक कैसे पहुंचा? मीडिया की भूमिका थी, उसमें गड़बड़ी थी ना। आपने उजागर किया, आपने मनमोहन सिंह से सवाल पूछे क्योंकि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे थे और यही मीडिया का काम था। गड़बड़ियों को आप दिखाइए। कहां मीडिया गड़बड़ियां दिखा रहा है? एक रिपोर्ट मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल दिखा दे कि हमने किया है तो समझ में आए। जेएनयू पे हम बात कर रहे हैं ना, तो जेएनयू में तो रकस चलता रहा हमेशा, और जेएनयू में ऐसा ही एक रकस हुआ था। उस वक्त मुझे याद है राहुल कमल शायद आज तक में थे और एक रिपोर्ट उन्होंने जो उग्रपंथ था जेएनयू के अंदर उसके खिलाफ किया था। उसके बाद सीए एनआरसी प्रोटेस्ट भी चल रहे थे उस समय, और सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट प्लान किया गया एक हिंदुत्ववादी संगठन के द्वारा। मैंने भी उसको कवर किया, अच्छा खासा वायरल हुआ था वो वीडियो जिसमें काउंटर प्रोटेस्ट बहुत चल रहे थे। हाँ, तो काउंटर प्रोटेस्ट मैंने भी कवर किया और इंडिया टुडे का भी एक पत्रकार, मतलब आज तक का भी एक रिपोर्टर था, मेरे सामने उस रिपोर्टर को हैकल किया गया। तो एक आध रिपोर्ट अगर दिख भी जाती है तो आपकी हैकलिंग हो जाती है, अदरवाइज मेजर रिपोर्ट तो आपकी दिखती ही नहीं है। एनडीटीवी एक चैनल ऐसा बताया जाता था या था जिस पे रिपोर्ट हो रही थी लगातार। क्या हुआ उस चैनल का भविष्य? क्यों सवाल पूछने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार टीवी की दुनिया को छोड़कर डिजिटल में आए? क्यों अजीत अंजुम डिजिटल में है, क्यों नहीं है वो टीवी में? टीवी 9 भारतवर्ष एक स्ट्रिंग के साथ शुरू हुआ था, कहाँ गई वो स्ट्रिंग वाली आक्रामकता? एक धाकड़ छोरियां करके उनका शो आता था, वो लड़कियां कहीं भी जाती थी और सवाल पूछती थी, कहाँ गया उस शो का एग्रेशन? वो सब कुछ तो कुंद कर दिया गया ना। तो दरअसल मीडिया की भूमिका की हम लोग बात कर रहे थे। नैरेटिव जितना भी गढ़ा जाता है, अब पीएम मोदी जो है वो एक राजनेता है, अमित शाह राजनेता है, स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, रणनीति का स्ट्रेटेजिस्ट तो है ही, राहुल गांधी राजनेता हैं। ये लोग एक मुद्दा दे सकते हैं कि भाई इस मुद्दे को मुझे नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव बनाएगी मीडिया, ठीक है, कि किस मीडिया के अपने मुद्दे होंगे। मतलब कोई ये कहता रहे कि जेएनयू एसयू के अंदर जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है हमको उसके खिलाफ बात करनी है, छात्रों के खिलाफ, मीडिया कहेगा नहीं करनी है बात। प्रोटेस्ट करना छात्रों का अधिकार और नैरेटिव ये बनेगा। 5 दिन 6 दिन मीडिया अपने इस बेसिक उसूल पे आ जाए ना कि जहां गड़बड़ी है हम उस गड़बड़ी को दिखाएंगे और अकाउंटेबल से सवाल पूछेंगे। जैसे अब पूरे चीज को ऐसा मानिए कि जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो गलत किया, ठीक है, तो भी आपको सवाल पूछना है ना, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? यूथ कांग्रेस एआई समिट में घुसकर अगर आपके हिसाब से नंगाई कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्यों कर पाया? सिक्योरिटी लैप्स होगा, तो सवाल तो उससे पूछेंगे ना क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुई भाई। हाँ, फिर तो आप कुछ भी नहीं करा पाएंगे, कोई समिट नहीं करा पाएंगे आप। 100% फिर तो आप कुछ करवा ही नहीं पाएंगे इस तरह के मंच पे। तो मीडिया से सवाल नदारद हुए और सवाल नदारद हुए और जो चीज सवाल की जगह पे आई वो पीआर था, और पीआर की भूमिका इसमें खास तौर पे दिखती है। सबके दिमाग में छवि गढ़ी गई कि राहुल गांधी पप्पू है, तो पप्पू हो गए वो साबित, है ना। उसके बाद वो जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो छवि में थोड़ा सुधार होता है। एक चैनल पे तो 56 इंच का टेप लगा हुआ था ऐसे करके टेप। अच्छा, अंत की तरफ चलने से पहले एक अच्छी चीज़ पूरी सारी चीज़ों में मुझे दिखी, जो उदय भानु जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी माँ का जो बयान है, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन सही है, देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए
युवाओं को देश के लिए भगत सिंह बनना होगा, मुझे बेटे पे गर्व है। ये अच्छी बात है। आगे जब भी कोई कहना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आतंकी हैं, तो उनको याद दिलाइए हमारे देश का इतिहास, उनको थोड़ा सा बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारा देश जो अभी है ना, वो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उससे पहले की लड़ाइयाँ रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन से नुकसान होगा, ये आतंकी है? तब तो भगत सिंह भी आतंकी थे अंग्रेजों की नज़र में, नंगे पे उतर आए। गांधी भी आपको नंगे लगने लगेंगे, क्योंकि वो अपने तरीके से, वो प्रदर्शन था, उनका अपना विरोध का तरीका था। तो इसीलिए आगे से जब भी कोई कुछ बोले तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ा दीजिए। वैसे पढ़ने लिखने वालों से दिक्कत है, तभी तो जेएनयू के छात्रों पर इतना अटैक होता है। वैसे विरोध करने वाले वो लोग ज्यादा होते हैं ना, जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देख लें तो 2 दिन होश नहीं आएगा। जीन्स का मामला तो होता ही है ना। तो वैचारिक पुरखों ने जो काम किया वही काम ये कर रहे हैं। वैचारिक पुरखों ने कभी विरोध नहीं किया क्रूरता का, तो इनको विरोध बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं तो हम नेक्स्ट जनरेशन है, युवाओं को सबको साथ में जो है मिल करके देखना चाहिए। कब तक पुरखों इनके पुरखों उनके पुरखों को देख करके करेंगे? भाई आप सोचिए, देखिए, पढ़िए। और हाँ, किताब कोई पढ़ने से रोक रहा है इसका मतलब है किताब में कुछ तो है जिससे दिक्कत होगी, ठीक है? तो इसलिए पढ़ते लिखते रहिए और आगे भी ऐसे ही एपिसोड्स आते रहेंगे चर्चा विमर्श के। अब मैं आ गई हूँ, कंटिन्यूस अभी हूँ मैं, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कुछ कहना है आपको? बस धन्यवाद। हाँ, बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तो चैनल को नहीं भूलना है। नेता का तो